बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 8 से 9 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 3 अप्रैल 2023 को जापान में बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया है। आपको ध्यान रखना, यहां से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और हमने आपको बताया था कि इस वर्ष 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया, ये इसका 111वां संस्करण था और इस वर्ष 2023 में इसका थीम क्या था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपको याद होगा, हमने बताया है। जबकि 2022 में जो 110वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, इसका निर्धारित थीम था जल जीवन हरियाली। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा यह होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहां पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 से जारी की गई और यहां पर पूछा गया कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन की ही पहचान करना है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सही विकल्प का चयन हो पाएगा। आप यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें असत्य कथन की पहचान करना है, जो यहां पर प्रश्न में दर्शाया गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा पहला विकल्प है कि इसके अनुसार बिहार पहले स्थान पर है। एक्चुअली में देखें तो बिहार पहले स्थान पर नहीं है, ऐसे में यह कथन हमारा असत्य हो जाता है। ये यहां पर ध्यान रखेंगे, यह कथन असत्य है। जबकि बात करें हम उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, यह बिल्कुल सत्य है। इसके अनुसार कर्नाटक शीर्ष पर है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि कर्नाटक इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। और अगला है, रिपोर्ट पहली बार 2019 में प्रकाशित की गई थी, तो यह भी कथन हमारा सत्य है। चूंकि हमें असत्य कथन की पहचान करना है जो कथन सत्य नहीं है, तो केवल एक यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए में है कि इसके अनुसार बिहार पहले स्थान पर है, तो ये विकल्प यहां पर हमारा सत्य नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार की अगर हम स्थान की बात करें तो बिहार को 16वां स्थान मिला है। इस संबंधित जानकारी आप यहां पर देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि IJR 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि न्याय के मामले में जो न्याय दिलाया जाता है नागरिकों को, आपको यहां पर इस कैटेगरी को ध्यान रखना है। बड़े व मध्यम आकार वाले राज्यों में ये पहला स्थान हासिल किया है कर्नाटक ने। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो 2022 वाला रिपोर्ट है, इसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। वही हम आगे बात करें, रिपोर्ट में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना को तीसरा और वहीं राजस्थान 15वें स्थान पर। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार 16वें स्थान पर है, पश्चिम बंगाल 17वें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश आखिरी अर्थात 18वें स्थान पर है। ये बड़े और मध्यम जो राज्य है, मध्यम जो मतलब कह सकते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि बिहार को 16वां स्थान मिला। जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की बात करें तो 17वां, उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है यानी कि 18वें स्थान पर। हालांकि इनसे संबंधित कुछ बातें और भी है जो कि आपको याद रखना है। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये टाटा ट्रस्ट की एक पहल है और यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण जो जारी हुआ था, ये वर्ष 2019 में जारी हुआ था या फिर प्रकाशित हुआ था। ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे आप यहाँ पर इसको विस्तार से समझ पाएंगे कि कर्नाटक जो पहले स्थान पर है, तो इसका 10 में से कितना स्कोर है, तो 6.38 स्कोर के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। आपको याद होगा, अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुआ था, जहां पर बिहार से संबंधित एक प्रश्न था। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर एक आंकड़े के बारे में पूछा गया था कि बिहार का कितना मतलब पॉइंट रहा, मतलब कितना अंक रहा बिहार का। तो ऐसे में इस तरह से भी चीजों को आपको याद रखना है। जैसे कि बिहार की बात करें तो ओवरऑल 10 पॉइंट में से बिहार को 4.32 अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 10 में से 4.32 अंक के साथ बिहार 16वें स्थान पर रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो 18वें स्थान पर रहा 3.78 अंक के साथ। आप यहां पर भारत वाले मैप पर भी इसको अच्छी तरीके से देखकर समझ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये 16 नंबर जो आपको यहां पर आई होप कि दिख रहा होगा, ये बिहार की स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कुल मिला के कि 4.32 अंक के साथ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बिहार 16वें स्थान पर रहा। अब यहाँ पर चूंकि बिहार की बात हो रही है तो ऐसे में पटना उच्च न्यायालय, जो कि आपको ध्यान रखना बिहार में जो उच्च न्यायालय है ये पटना में है, यानी कि राजधानी पटना उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ऐसे में अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इनसे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे और मूल रूप से बात करें कृष्णन विनोद चंद्रन की तो ये केरल के ही रहने वाले हैं और वे 2025 तक अब इस पद पर सेवा देंगे और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। आप यहाँ पर कृष्णन विनोद चंद्रन को इस तस्वीर में देख सकते हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी या फिर पटना हाईकोर्ट ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था। तो 3 फरवरी 1916 से कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बने हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हुआ कि बिहार की जो महिला टीम थी ये तीसरे स्थान पर रही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में इसका 67वां संस्करण आयोजित हुआ और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जिसमें बिहार की बेटियों ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अपने नाम किया और बिहार को गौरवान्वित किया। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बिहार की महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक अहम जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और घर बैठे रहकर तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा तिथि आपका संभावित है, जो आयोग की तरफ से एकदम से प्रस्तावित तिथि है, यह है 30 सितंबर 2023। इस तिथि को ध्यान रखते हुए बीपीएससी मेकर ऐप पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया। साथ ही इस कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी शामिल है। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि आपका ऑनलाइन मोड में उपलब्ध है। साथ ही आप इसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे जहां पर सारे प्रश्नों का आपको समग्र विश्लेषण मिलेगा। क्योंकि इस कोर्स में एक ऑफर है, ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है BM100 का। बहुत सारे छात्रों का शिकायत है कि सर हमारे एप्लीकेशन पर ये कोड डालने वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, आपने बहुत दिन पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा, एप्लीकेशन चेंज हुआ है, तो ऐसे में अगर अपडेट करने के बावजूद भी आपको ये कूपन कोड डालने वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से दोबारा से डाउनलोड कीजिए और जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड है आपका वही रहेगा, बस एप्लीकेशन चेंज होगा। जो पुराना एप्लीकेशन है, अगर 3 से 4 मंथ पहले आपने इंस्टॉल किया तो एप्लीकेशन को हटा दीजिए, दोबारा से प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आपका जो पुराना ईमेल आईडी या फिर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर ईमेल आईडी भूल चुके हैं, जो भी मतलब समस्या हो, आप वहां पर फॉरगेट भी कर सकते हैं और साथ साथ जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना। एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, आज आपको जो इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत तीसरा पेपर मिलेगा, ये शाम के 7 बजे। आपको ध्यान रखना, प्रत्येक संडे को ये आपके लिए उपलब्ध होता है और शाम 7 बजे 9 अप्रैल 2023 को आप इस टेस्ट को अटेंड कर पाएंगे। और इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यहाँ पर यह है कि जो प्रीवियस टेस्ट आपका छूट चुका है, आप समय पर अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो बाद में भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी का घर बैठे सही तरीके से आकलन कर सकते हैं और आप जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। चलिए, फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। यहाँ पर बात हो रही है आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा किम कॉटन, यानी कि जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में न्यूजीलैंड की किम कॉटन न्यूजीलैंड श्रीलंका के बीच आयोजित T20 इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करके इतिहास रच दिया। दरअसल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके साथ ही किम कॉटन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। आप यहाँ पर इस बात को पुनः से ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि इस मतलब कैटेगरी में, यानी कि T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, यहाँ पे वनडे टेस्ट की बात नहीं हो रही। क्रिकेट का जो अभी जो 3 प्रारूप है, जो कि आईसीसी की तरफ से 3 प्रारूप की बात करें तो T20, वनडे और टेस्ट। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्रिकेट के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली ये पहली महिला है, जो कि आपको ध्यान रखना, इनका
नाम क्या है, तो किम कॉटन, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले वो टीवी एम्पायरिंग कर चुकी है। आपको ध्यान रखना है, हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार एम्पायर बनी थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्लेयर पोलोसक जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। चूंकि यहाँ पर आईसीसी की बात हो रही है, तो ऐसे में आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चूंकि आईसीसी की स्थापना से संबंधित भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, आपको ध्यान रखना है कि 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी और वर्तमान में आईसीसी में 106 सदस्य देश हैं शामिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चूंकि आईसीसी की बात हो रही है, तो एक जानकारी ये भी है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब यहाँ पर आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये सूची आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय क्रिकेटरों की बात करें तो अब तक कुल मिलाकर 6 भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। पहली बार वर्ष 2009 में 3 क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया था, विशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर को। उसके बाद 2015 में अनिल कुंबले, 2018 में राहुल द्रविड़ और 2019 में सचिन तेंदुलकर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी ने हाल ही में 5 भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। बताएं कि निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ईशान किशन शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रतिष्ठित मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब अर्थात एमसीसी ने हाल ही में विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित 4 अन्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो कुल मिला के 5 हैं, जो कि महेंद्र सिंह के अतिरिक्त 4 अन्य भारतीय हैं, जिसे कि एमसीसी क्रिकेट जो क्लब है यानी कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब में आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर सभी खिलाड़ियों की, तो महेंद्र सिंह धोनी के अतिरिक्त युवराज सिंह, सुरेश रैना और साथ साथ आपको ध्यान रखना है पूर्व भारतीय महिला कप्तान मिताली राज और साथ ही महान महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी शामिल है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा यहाँ पर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब से संबंधित। यह लंदन में एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि अभी ये खबरों में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कॉप इंडिया अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही की घोषणा के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच ये आयोजित होना है, जो कि 10 से 21 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगा। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि हाल ही में 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच, दरअसल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे वायुसेना के बीच ये कॉप इंडिया अभ्यास आयोजित होगा। ये आप ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में ये आयोजित होना है। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं VVI। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस देश के बीच आयोजित होता है, साथ ही आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे 2023 में जो अभ्यास आयोजित हो रहा है, ये जापान जो देश है इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करेंगे, जापान इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। अब यहाँ पर कई छात्रों को ये पर्यवेक्षक शब्द का ही अर्थ नहीं समझ में आया होगा। दरअसल पर्यवेक्षक शब्द का अर्थ अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो सुपरवाइजर। तो आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ चुके हैं। एज ए सुपरवाइजर जापान इसमें शामिल होगा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कॉप इंडिया अभ्यास के बारे में। यह एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें कि भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना शामिल होते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2004 में एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तिथि यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये वर्ष यहाँ से आपको याद रखना है कि वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही है वायुसेना की, तो ऐसे में भारतीय प्रमुखों की जो सूची है उसके बारे में यहाँ पर एक बार पुनः आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो वर्तमान समय में जो थल सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है और वर्तमान में है मनोज पांडे। जबकि बात करें वायुसेना प्रमुख की, जो कि एयर मार्शल कहलाते हैं, वर्तमान में है VR चौधरी। नेक्स्ट है नौसेना प्रमुख, जो कि एडमिरल R हरि कुमार। नौसेना प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है, तो वर्तमान में है R हरि कुमार।
और हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के, यह है जनरल अनिल चौहान। जबकि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे कौन, तो ये जानकारी हमने आपको दिया था, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। MI5 भी 17 जो विमान था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तमिलनाडु के कुन्नूर के पास, जहां पर इस विमान में सवार 14 लोगों की मौत हुई थी। इस विमान में बिपिन रावत और उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। दुर्घटना स्थल पर ही सभी की मौत हो गई थी। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में कुन्नूर के आसपास ये दुर्घटना हुई थी। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत को अगले 1 साल के लिए सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत को अगले साल 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, भारत को चुना गया है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना एक जानकारी ये भी याद रखेंगे, इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया आयोजित हुई थी। और इस चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी चुनाव आयोग के चुनाव में 53 में से 46 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल किया, जिसके बाद भारत को इसके लिए चुना गया है। दरअसल भारत के मतलब कि विपक्षी देशों की बात करें तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रतिद्वंदियों में कोरिया गणराज्य को 23 वोट मिले, चीन को 19 वोट मिले, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। ये यहां से आपको ध्यान रख लेना है। क्योंकि यहां पर बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हालांकि कई सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी है। महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। और आपको ये ध्यान रखना है कि एंटोनियो गुटेरस कहाँ के रहने वाले हैं, तो एंटोनियो गुटेरस रहने वाले हैं पुर्तगाल के। अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में 2016 के बाद अपना राजदूत नियुक्त किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में ईरान ने 2016 के बाद पहली बार अपना राजदूत संयुक्त अरब अमीरात में नियुक्त किया है। इसी चीज को यहाँ पर विस्तार से लिखा है कि ईरान ने पिछले 8 वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में अपना राजदूत नियुक्त किया। पिछले 8 वर्ष की बात करें, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ईरान ने 2016 के बाद संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे राजदूत के रूप में किन की नियुक्ति हुई है। आपको ध्यान रखना नए राजदूत के रूप में रेजा अमेरी को नियुक्त किया गया है। साथ ही एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि वर्तमान में रुद्र गौरव श्रेष्ठ ईरान में भारतीय राजदूत हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक गांधी रियासत और सांप्रदायिकता के लेखक कौन है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इस पुस्तक के लेखक हैं पीयूष बबेले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में लिखित पुस्तक गांधी रियासत और सांप्रदायिकता के लेखक मध्य प्रदेश कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले हैं। यह पुस्तक महात्मा गांधी के बारे में, और इस पुस्तक के विषय वस्तु की बात करें तो इस पुस्तक में धर्म के बारे में महात्मा गांधी के विचार और सांप्रदायिकता से उनके संघर्ष का तथ्यात्मक वर्णन किया गया है। ये इस पुस्तक की विषय वस्तु है। दरअसल आप यहाँ पर शॉर्ट में याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में ही उनके विचारों को सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण से या फिर धर्म के बारे में जो भी उनके विचार थे, यहाँ पर उसका संपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं संकलन किया गया, वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, एक जानकारी हमने थोड़े दिन पहले आपको दिया था कि हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर की जो लेखा है ये भारतीय राजनीतिक डॉक्टर उषा विद्यार्थी है। 2 से 3 दिन पहले ही हमने शायद ये जानकारी आपको दिया था। इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी। अगला यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा भी हाल ही में इसकी घोषणा की गई। दरअसल अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ये आखिर है क्या, शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिर है क्या, इसका कार्य क्या होगा। तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल 2023 को शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला किया। इस फैसले के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा,
तो इस आयोग का काम सभी कॉलेज से लेकर के स्कूल यहाँ तक कि मदरसों में शिक्षक की भर्ती कराना ही इसका मूल उद्देश्य होगा। यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए एक नया विभाग का गठन करने की घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया और इसका नाम होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह होगा इससे संबंधित कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की भी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी से संबंधित बातें हैं, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें और भी जोड़ा जा सकता है, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के दृष्टिकोण से ये आपको ध्यान रखना है। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। तो भी हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है इस कि जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आप यहाँ पर इसको लेकर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको पूरा आपको पढ़ना है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। ऐसे भारत में खेल दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ये आप सभी को मालूम होगा, 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस माना जाता है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने 6 अप्रैल को इस दिन को चिन्हित करने का फैसला किया था, क्योंकि इसी दिन 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया था। इसी चीज को चिन्हित करते हुए प्रत्येक वर्ष ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। दरअसल 2023 में इसका थीम क्या है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2023 का जो इसका निर्धारित थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, ये इसका 2023 का निर्धारित थीम है। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नित्या अब्राहम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि AUA द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना, यह 2023 के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दरअसल यहाँ पर विकल्प नंबर ए में आप देख रहे हैं आलिया मीर, इनसे भी संबंधित एक प्रश्न बना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना, जो वन्यजीव पुरस्कार 2023 है ये आलिया मीर को दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, चूंकि यहाँ पर आलिया शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आलिया भट्ट जो पेटा इंडिया की तरफ से PETA, जो कि पशु प्रेमियों को दिया जाने वाला एक अवार्ड है, तो पेटा इंडिया की तरफ से 2022 में जो अवार्ड दिया गया था, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया था, ये आलिया भट्ट को ही चुना गया था। जबकि 2023 की बात करें तो 2023 में सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। तो दोनों जानकारी आपको दिया गया है, आई होप कि आपको याद होगा। चलते अगले 12वें प्रश्न पे। प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम याद रखें, किरण नादर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को हाल ही में भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। तो ये यहाँ से ध्यान रख लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर जो जानकारी हमने आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित दिया था, इसे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग दिया गया है। संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।